हाय फ़ोक्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ओके, तो आज हमारे ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7th क्लास 9th का जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। आई होप आप प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है लाइन्स एंड एंगल्स, ओके। इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं वो है एडवांस मैथ जिसे हम कहते हैं। आप कह सकते हो ये पोर्शन ज्योमेट्री का है, ओके। ज्योमेट्री के अंदर एक बहुत बड़ी ख़ासियत होती है, इसके सारे चैप्टर एक-दूसरे से लिंकिंग होते हैं। तो लाइन और एंगल्स के बहुत से कॉन्सेप्ट यानी कि मैक्सिमम या फिर हम कहें सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस ट्रायंगल में भी यूज़ होने वाले हैं। तो आप जो लाइन्स और एंगल्स के लेक्चर हैं वो ज़रूर देखिएगा, ताकि ये लेक्चर आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस लेक्चर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल्स, ओके। सो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें और मैं इसकी डेफ़िनेशन की बात करूँ, अगर मैं इसको लिखूँ, तो मैं लिखूँगा ट्राई प्लस एंगल, ओके? हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे और जब हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ट्राई का मतलब होता है बेटा 3 और एंगल का मतलब होता है कोण हिंदी में। आप इसको एंगल भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, हम इसको डिनोट एंगल को ऐसे करते हैं, ठीक है? सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे लाइन्स ऑफ एंगल्स के, फिर भी मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देता हूँ दोनों का। सपोज़ आपके पास एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई 2 रे या 2 से अधिक भी रे हो सकती हैं। हम मान लेते हैं 2 रे एक पॉइंट से एमर्ज हो रही हैं। मानो एक ए रे एमर्ज हो रही है और एक बी रे एमर्ज हो रही है। तो इन दोनों के कारण ये जो वी शेप बना है, इसी शेप को हम कहते हैं एंगल। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, इसी को हम कहते हैं एंगल, ओके। और जिस पॉइंट से ये 2 रे एमर्ज होती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप अब आपको एंगल में कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्राई का मतलब आप समझ गए। 3 मतलब कहने का मतलब क्या है? ट्रायंगल क्या कहना चाह रहा है अपने आप में? ये जो डेफ़िनिशन है, ये जो वर्ड है ट्रायंगल क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई मेरे को 3 एंगल्स की ज़रूरत है। मीन्स इट नीड कितने? 3 एंगल्स, ओके। हमने देखा हमें 3 एंगल्स की ज़रूरत है, ठीक है? हमने क्या देखा? हमने देखा हमें कितने एंगल की ज़रूरत है? 3 एंगल्स की ज़रूरत है, ओके? इस ट्रायंगल में हमने देखा कितनी? 3 एंगल्स की ज़रूरत है, ठीक है भाई? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 3 एंगल्स चाहिए, तो कैसे आप वो 3 एंगल्स लेकर आ सकते हो या बना सकते हो? सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर हमें 3 साइड चाहिए होंगी पहली बात। जो 3 साइड्स जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या कर रही होंगी? मीट कर रही होंगी। तो वहाँ से जो एंगल्स बनेंगे वो कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल बनेंगे। सपोज़ हमने ये 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स ली हैं। एक लाइन ये जा रही है ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है? और एक लाइन ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो जब ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ये 3 पॉइंट्स पर कहीं मीट हो रही होंगी। मैंने उन पॉइंट्स का नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक? तो देखेंगे आप इनसे बनने वाले ये हमारे पास 3 कोण मिल जाएँगे। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। सो वी हैव नाउ 3 एंगल्स एंड अब हमने इस ट्रायंगल में हमने 3 एंगल मिले और क्या हमने देखा कि भाई हमें 3 साइड्स की भी ज़रूरत चाहिए थी। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितनी साइड चाहिए? 3 साइड्स चाहिए। तो इनकी नेमिंग हम कैसे दे देंगे? आप एबी कहो, आप एसी कहो, आप बीसी कहो। और हमने क्या देखा? हमारे पास 3 वर्टेक्स भी होंगे। कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस ट्रायंगल को जो ट्रायंगल बनाती है, ये बेटा हमेशा क्लोज़्ड फिगर होगा। कैसा होगा? क्लोज़्ड फिगर होगा। ये अगर ये क्लोज़ फिगर है, तो क्या ये पॉलीगन हो सकता है? सवाल आपसे 1 नंबर में कभी-कभी पूछ लेता है, इज़ ट्रायंगल इज़ ए पॉलीगन?
एंड आल्सो ही आस्क्ड, ऑल पॉलीगन्स आर ट्रायंगल्स? इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स? सिंपल सी बात है, हमें ये दिख रहा है, जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे वो सारे पॉलीगन तो होंगे, लेकिन सारे पॉलीगन कभी भी ट्रायंगल्स नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए हम पॉलीगन की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिर मुझसे जो है पॉलीगन क्या कहना चाहता है। पॉलीगन क्या कह रहा है? ठीक है, ये पॉलीगन है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन अगर आप देखने जाओगे, तो पॉलीगन हमेशा 2D प्लेन पर बनता है। पहली चीज़, इसकी डेफिनेशन मोटा-मोटा याद रखिए। उसके बाद इसको मिनिमम कितनी 3 साइड्स चाहिए होती हैं। कितनी साइड चाहिए होती हैं? मिनिमम 3 साइड्स चाहिए होती हैं। और बताइए? 1 मिनट सर। ओके, मिनिमम 3 साइड्स चाहिए होती हैं और ये हमेशा क्लोज़्ड फिगर बनाता है। कैसा बनाता है? क्लोज़्ड फिगर बनाता है। ठीक है? तो मिनिमम 3 हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, बहुत सारी साइड्स हो सकती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। लुक, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाने जाऊँ तो हमें 3 साइड चाहिए थी, इसलिए ट्रायंगल को हमने पॉलीगन कहा। लेकिन अगर मैं 4 साइड लेता हूँ, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल, जो आपका अगला चैप्टर है, जिसे आपने पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है, ऑल ट्रायंगल्स आर पॉलीगन बट ऑल पॉलीगन आर नॉट ट्रायंगल्स। इतनी बात क्लियर आ गई? एक चीज़ और, जो इसका जो सिंबल होगा ट्रायंगल का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सिंबल होगा, वो हमेशा इस तरीके से होगा। हम ट्रायंगल को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ट्रायंगल के फॉर्म में। ओके? तो इसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया आपको क्या होता है। अच्छा, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ रहा है? वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अब हम इसकी इस चैप्टर में वो पढ़ना है। पहली चीज़ हमें जो पढ़नी है, पहला पढ़ना है कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की कन्वर्जेंसी है, वो हमें पढ़नी है। दूसरी पढ़नी है रूल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक? इसमें आपका आ जाता है एस एस एस, है ना, ए एस ए एस, ऐसे लाइक दैट, ये सारे ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है? तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, और तीसरी चीज़ एट लास्ट हमें पढ़नी है कि जो और प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, यानी कि मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स एंड इन इक्वेलिटीज़ इन ट्रायंगल्स। ठीक है? ट्रायंगल में इन इक्वेलिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है। बेसिक बेसिक आपका जो क्वेश्चंस बेटा रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से ज़्यादा बनते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो होता है, इम्पोर्टेंट जो रूल होता है याद रखना है, वो होता है एंगल साइड एंगल वाला। इस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? इस पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, कन्ग्रुएंसी क्या होती है, कन्ग्रुएंस क्या होता है। मीन्स अब हम पढ़ रहे हैं कि कन्ग्रुएंसी क्या होती है। इसको पढ़ने से पहले वर्ड हम कन्वर्जेंस पे कन्वर्जेंट की बात कर लेते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रॉड में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ इस कन्वर्जेंट शब्द की, तो इस ये जो कन्वर्जेंट है बेटा क्या है? एडजेक्टिव शब्द है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव शब्द है। ठीक? तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब दैट फिगर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ओके? तो कन्वर्जेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि ये डिस्क्राइब करता है कि कोई 2 जो शेप्स हैं,
उनकी साइज़ और शेप 2 फिगर्स की वो सेम है या नहीं, यही डिसाइड करता है। मतलब ये कहता है कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से ये कैसे हों, इक्वल हों। और आप कह सकते हो कि जिन फिगर्स ऐसे फिगर्स हुज़ शेप एंड साइज़ आर ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, आप ₹1 का कॉइन लेते हो, ठीक है? ठीक? और सेम जो कॉइन है सेम ईयर का, किसका? सेम ईयर का। आप सेम ईयर के 2 कॉइन लेते हो, जो सेम ईयर में मिंटेड होते हैं, ठीक है? और उन दोनों कॉइन्स को क्या करते हो, एक-दूसरे के ऊपर रखते हो। ये ₹1 का कॉइन है, ये एक ₹1 का कॉइन है। मान लेते हैं ये 2015 में मिंट हुआ है, ये भी 2015 में ही मिंट हुआ है। और इन दोनों को जब आप एक-दूसरे के ऊपर रखते हो, तो क्या होता है, ये एक-दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, ठीक है? दे कवर ईच अदर कंप्लीटली। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो फिगर्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? अगर हम ऐसे ही 2 कॉइन लेते हैं, लेकिन वो सेम ईयर के ना हों, डिफरेंट ईयर के हों, और जब हम उनको एक-दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो कंप्लीटली एक-दूसरे को कवर नहीं करेंगे। आपने देखा होगा ₹1 का सिक्का जो पहले आता था और आज जो ₹1 का सिक्का आता है, अगर आप उसको एक-दूसरे को कवर करने की कोशिश करोगे, तो आज का कॉइन ज़्यादा छोटा है पहले के मुकाबले। ऐसे ही ₹2 का जो सिक्का होता है, आपने देखा होगा पहले कैसा होता था और आज का कैसा होता था। तो ये डेली लाइफ में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं। और क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं? अगर मैं बात करूँ, 2 सर्कल ले लेता हूँ। मानो ये सर्कल मैंने एक लिया है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक सर्कल मैंने ये लिया है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये 2 सर्कल ले लिए सेम रेडियाई के, किसके? सेम रेडियाई के, ओके। 2 सर्कल लिए मैंने सेम रेडियाई के, और अगर इन दोनों को एक-दूसरे के ऊपर रखूँ, तो ये आपस में कवर कर लेंगे एग्ज़ैक्टली, कवर कंप्लीटली, ठीक है? तो कॉल्ड देम, हम इनको क्या कहेंगे? कन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्ग्रुएंट सर्कल्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इनको हम क्या कहेंगे? कन्ग्रुएंट सर्कल्स कहेंगे। ओके, ठीक? चलिए, तो हमने क्या सीखा? हमने इस डेफिनेशन से क्या सीखा? हमने कहा कि जो 2 ट्रायंगल्स हैं बेटा, वो कब कन्ग्रुएंट होंगे? अगर उनकी साइड्स और उनके एंगल्स, ठीक है? यानी कोई एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स और उसके एंगल्स इक्वल हो जाएँ, जो दूसरा ट्रायंगल है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, दूसरे ट्रायंगल के, तो हम उसको क्या कहते हैं? कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है? बेसिकली मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, आपने एक फ़र्क याद रखना है कि सिमिलर, ठीक है? और दूसरा कन्ग्रुएंसी, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्लियर? सिमिलर का मतलब होता है शेप कैसा होगा? सेम होगा, साइज़ इसमें डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें बोथ शेप एंड साइज़ सेम होंगे। जस्ट एन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक स्क्वायर ये लेता हूँ और एक स्क्वायर ये ले लेता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? तो बेटा ये साइज़ कैसा है? डिफरेंट है, और शेप कैसा है? सेम है। शेप कैसा है? सेम है, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सिमिलर तो हैं, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये ध्यान देने योग्य वाली बात है, ये दोनों से जो फिगर्स हैं, ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, लेकिन कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है? तो इन दोनों में आपने कन्फ्यूज़न नहीं होनी, कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक? सो और कॉन्ग्रुएंसी को और डिटेल में अगर हम समझें,
ठीक है? सो कुछ कन्फ्यूज़न आपको होती है कि भई जो है कन्ग्रुएंट फिगर में होता क्या है? तो हमने क्या देखा? कन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या देखा? पहली चीज़ देखी, ऑल आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज़। शेप और साइज़ में सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। और क्या देखा हमने? देखा इनके पास कन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेटा अभी बताता हूँ क्या होता है कन्ग्रुएंसी क्या होता है बताता हूँ। और नीड नॉट बी टर्न्ड द सेम वे। और क्या है? और फेस द सेम डायरेक्शन टू द कन्ग्रुएंट। क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या मतलब है इनका हम देखते हैं एक-एक करके। पहली चीज़, ये सभी ये तो मैंने समझा दिया आपको कन्ग्रुएंसी, इसमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है बेटा। ये जो कन्ग्रुएंसी शब्द है, ये इक्वल होता है कन्ग्रुएंट के, ठीक है? ये किसके इक्वल होता है? कन्ग्रुएंस के इक्वल होता है, ठीक है? ये सिनोनिम है कन्ग्रुएंस का, सिनोनिम है सिनोनिम किसका है? कन्ग्रुएंस का, किसका? ये सिनोनिम है कन्ग्रुएंस का। बेसिकली इसको हम ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। बहुत जगह आपको कन्ग्रुएंसी लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह कन्ग्रुएंट लिखा हुआ मिलेगा। ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। बेसिकली कन्ग्रुएंसी होती क्या है? ये आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? क्या प्रॉपर्टी होती है? कन्ग्रुएंट होने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम कन्ग्रुएंसी कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो स्टेट और प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा? मतलब आप कह सकते हो एंगल साइड एंगल, एस, ये सारी क्या कहलाईं? कन्ग्रुएंसीज़ कहलाईं, ठीक है? और कन्ग्रुएंट क्या कहलाया? जब आप किन्हीं 2 ट्रायंगल को बिल्कुल ऑल आइडेंटिकल प्रूव कर देते हो, किनके माध्यम से? कन्ग्रुएंसी के माध्यम से। यानी जो हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं 2 ट्रायंगल्स को आइडेंटिकल प्रूव करने के लिए, तो उनके माध्यम से जब 2 ट्रायंगल को आप प्रूव कर देते हो कि दोनों सेम हैं, तो उसको उस केसेस में हम कहते हैं उस केसेस में हम कहेंगे कि ट्रायंगल मानो 2 ट्रायंगल हमने लिए एबीसी और ट्रायंगल लिया ईडीएफ, ठीक है? तो ये सिंबल होता है बेटा कन्ग्रुएंसी का। किसका सिंबल होता है? कन्ग्रुएंट का। ये सिंबल होता है कन्ग्रुएंट का, आपने याद रखना है। तो इन दोनों को जब हम ऐसे कन्वर्जेंस इक्वल प्रूव कर देंगे, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं और जो प्रॉपर्टी यूज़ की है मानो ऐसे एस से यूज़ किया है या ए से यूज़ किया है या एस हमने यूज़ किया है, ठीक है? तो बेसिकली हम इनको फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे ये होती क्या है, ठीक है? आगे इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो जब हम इनको प्रूव कर देते हैं जैसे साइड एंगल साइड 2 साइड हमने ले ली और 1 एंगल को प्रूव कर दिया, है ना? 2 एंगल ले लिए, 1 साइड को प्रूव कर दिया, तीनों साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया कि भाई ये 2 ट्रायंगल कैसे हैं आपस में कन्ग्रुएंट हैं, ठीक है? सेम है तो इनको हम कन्ग्रुएंट कहेंगे। दूसरी बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 ट्रायंगल दिए हुए हों, माने जैसे एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है और एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है और इन दोनों की कन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और ये इक्वल हैं, ठीक है? और ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनको रोटेट करो। मतलब रोटेशन जो है कभी भी याद रखना, रोटेशन डज़ नॉट इफ़ेक्ट इन कन्ग्रुएंसी। कभी भी रोटेशन कन्ग्रुएंसी पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, ये आपको अपने माइंड में दिमाग में बात रखनी है, ठीक है? तो क्या निकल के आया? निकल के आया कि जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, कैसे? कन्ग्रुएंट फिगर्स हैव कन्ग्रुएंसी, ठीक?
आई होप इन वर्ड्स में आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे होगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना है बेटा, मैंने आपको बता दिया। कन्ग्रुएंट एडजेक्टिव है किसका? कन्ग्रुएंसी का। कन्ग्रुएंट में क्या होता है, 2 ट्रायंगल को हम एक सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है? कन्ग्रुएंट हैं। और कन्ग्रुएंसी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके माध्यम से हम ट्रायंगल्स को क्या करते हैं? कन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। आई होप इतनी सी बात आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके आगे मैंने जो कहा था, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। मैंने ये कहा, कब कन्ग्रुएंट होंगे? इफ द साइड्स, क्या कहा मैंने? इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल आर आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं? कैसे इसको समझते हैं? ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मैंने क्या कहा? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। अ, ठीक है, मैं यही बताता हूँ आपको। मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है मानो एबीसी, इस ट्रायंगल को मुझे रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, या मैं कहूँ रिटर्न करनी है, उसको कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे ट्रायंगल लगाएँगे और ऐसे एबीसी करके हम लिखेंगे, ठीक है? और अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसका सिंबल हम कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है? ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। ये सिंबल है किसका? आपका होगा, ये सिंबल है सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट का। अगर 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हम इस सिंबल से उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, ओके? आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं जो मैं समझा रहा था। तो मैंने कहा कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी साइड्स और उनके एंगल्स, क्या कहा मैंने? अगर उनकी साइड्स और उनके एंगल्स, ठीक है? इसके एक ट्रायंगल के वो बराबर हो जाएँ, जो दूसरा ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक? और मैंने कहा इफ़, मानो ट्रायंगल, मान लेते हैं हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल हमने मान लिया PQR, एक ट्रायंगल हमने ये लिया PQR, और एक ट्रायंगल हमने ये लिया, ठीक है? क्या लिया? ए, छोटा ले लेता हूँ मैं, थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। चलिए, मानो एक ट्रायंगल हमारे पास एक ये है PQR, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है ABC, ठीक है? अगर ट्रायंगल PQR कन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल ABC, देन वी राइट, हम कैसे लिखेंगे इसको? देन वी राइट ट्रायंगल PQR कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये क्या कहना चाह रहा है? अगर 2 ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, किस ट्रायंगल के? देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं, इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ठीक है? इस ट्रायंगल के एंगल, साइड्स, वर्टिसेस सारे के सारे, जो दूसरा ट्रायंगल है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के
ऊपर क्या करेंगे, इक्वल होंगे या ओवरलैप कर जाएंगे। मीन्स साइड्स होंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉल ऑन corresponding equal sides of triangle ABC and so in case for all। यही तरीका है सभी एंगल्स के भी, ये भी होगा। मतलब ये जो पी क्यू है बेटा, ये जो पी क्यू साइड है वो फॉल कर जाएगी इस ए सी के, ठीक है, यानी ये इसके बराबर इक्वल हो जाएगी, सॉरी पी आर। और जो पी क्यू जो है ये वाली साइड, ये फॉल कर जाएगी इस ए बी पर, जो इसके बराबर प्रूव हो जाएगी। और जो क्यू आर है ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस टीवी पर फॉल कर जाएगी जो इसके करस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार से जो आपका एंगल नज़र आ रहा है आपको, एंगल पी, ठीक है, ये ए पर फॉल कर जाएगा, ठीक है, एंगल क्यू ये बी पर फॉल कर जाएगा, और एंगल आर जो बेटा एंगल सी पर फॉल कर जाएगा, ठीक है, यानी इस पर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। क्या हमने सीखा? हमने सीखा अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, पी क्यू आर और ए बी सी, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से? पी क्यू आर, ए बी एंड सी। तो हमने क्या देखा कि हमने कहा पी क्यू कवर्स ए बी, यानी पी क्यू क्या करेगा, ए बी को कवर करेगा। और पी क्यू कवर्स ए बी नहीं, पी क्यू कवर ए सी बेटा, ए बी नहीं होगा, ए सी, ठीक है। हमने क्या देखा, पी क्यू ए सी को कवर करेगा और पी आर कवर्स इसको करेगा, ए बी को। और सिमिलरली आर क्यू कवर्स बी सी को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार सिमिलरली एंगल पी कवर्स एंगल ए, एंगल क्यू covers angle C, and similarly angle R covers angle B, ठीक है। ऑल्सो, और हमने क्या देखा कि जो ये एंगल्स आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम ये देखें, ऑल्सो देयर इज वन वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन दी वर्टिसेस। मतलब यहाँ वर्टिसेस भी आपस में करस्पॉन्ड, मतलब पी जो होगा करस्पॉन्ड होगा टू ए, इसी प्रकार से क्यू हो जाएगा करस्पॉन्ड टू सी, इसी प्रकार से आर जो हो जाएगा करस्पॉन्ड टू बी। ये क्या है, वर्टिसेस हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से वर्टिसेस भी करस्पॉन्डेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? जब हम लिखेंगे तो कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे कि पी करस्पॉन्डिंग टू ए, ओके, और क्यू करस्पॉन्डिंग टू सी, एंड आर दिस इज करस्पॉन्ड टू बी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यानी कि जो एग्जैक्ट करस्पॉन्डेंस का मतलब समझते हो, जो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बनता है अपोजिट साइड, तो उसी को हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं, करस्पॉन्डेंस कहते हैं। यानी आपने प्रीवियस क्लास अगर देखी होगी मेरी लाइन्स और एंगल्स की, तो आपको वहाँ मैंने समझाया है कि करस्पॉन्डेंस क्या होता है, जो कि मैंने डिटेल में समझाया है। मतलब इसका मतलब होता है जो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होता है, हम मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एग्जैक्ट, आप रिफ्लेक्शन कह लो, सिंपल में समझा देता हूँ, ठीक है, ऑफ फॉर्म एंड अपोजिशन, अपोजिट, ठीक है, साइड्स ऑफ ए डिवाइडिंग लाइन या प्लेन, ठीक है। यानी कि अपोजिट साइड्स की जो लाइन होती है उसी को हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब इस तरीके से हम लिखेंगे तो हमने ये देखा कि इसके अंदर दैट अंडर करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ए बी सी।
और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, आपको जब कभी भी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव करना है, तो उसके वर्टिसेस को बड़े ही ध्यान से लिखना है। वर्टिसेस में हेरा-फेरी नहीं करनी है। जैसे अगर मैं ये कहूँ, इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ट्रायंगल क्यूआरपी इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल एबीसी, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ पीक्यू इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू एबी। इफ आई सी एसी, ठीक है? सॉरी, पी मैंने नाम लिया पीक्यूआर एसीबी, यहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ मैंने नाम लिया था, ठीक है? यहाँ हो जाएगा एसीबी, ओके? सॉरी, यहाँ हो जाएगा, ठीक है? एंड दिस वन आल्सो इज़ ओके? Why? Because we know PQ is correspondence to AC and QR is correspondence to CB, okay? And PR is correspondence to AB and PR is correspondence to AB. तो अगर मैं बात करूँ इसमें कि जो PQ है, इसमें अगर देखूँ ACB में, तो ये वाला जो है इसके करस्पॉन्डेंस है और ये QR जो है AC की करस्पॉन्डेंस है और जो ये दोनों बचे PR जो है वो इस AB के करस्पॉन्डेंस हैं। अगर आप यहाँ देखोगे इन डायग्राम में तो एग्जैक्टली फिट बैठ रही हैं ये चीज़ें, ठीक है? तो जब कभी भी आप लिखोगे, जब भी कभी भी आप नेम लिखोगे तो आपने ऑलवेज करेक्ट वे में लिखना है। कैसे लिखना है? करेक्ट वे में लिखना है। क्या लिखना है? क्या करना है कि इट इज़ नेसेसरी टू राइट द क्या करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस करेक्टली फॉर राइटिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको एक करेक्ट वे भी अपनाना है लिखते समय, ठीक है? उनके वर्टिसेस एकदम करेक्ट प्लेस पर होने चाहिए, इधर-उधर नहीं होने चाहिए। यानी जो क्यू वर्टेक्स है वो नंबर 1 पर है, तो उसके जस्ट सामने वाला वर्टेक्स उसके करस्पॉन्ड वाला होना चाहिए। आर वर्टेक्स अगर बीच में है तो उसके जस्ट सामने वाला उसके करस्पॉन्डेंस में वाला ही होना चाहिए। पी लिखा है तो इसके सामने वाला जिस करस्पॉन्डेंस वाला ही वर्टेक्स इस तरफ होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने उल्टा-सीधा लिख दिया, ठीक? अगर मैं यहाँ देखूँ पी इस ए के करस्पॉन्डेंस है, देखो अगर इस डायग्राम को देखो तो ये पी जो है इस ए के करस्पॉन्डेंस है और क्यू जो है ए सी के और आर जो है बी के। तो जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की उसके बाद अगर देखो तो पी ए के है, क्यू सी के है और आर बी के है। तो ये करेक्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस की जो प्रॉपर्टी है, वो आप गलत कर जाओगे, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखनी है कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है? हम ये जानते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक? और अगर ऐसा है तो हम उसको सीपीसीटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा कि अगर ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ठीक है? माने इस ट्रायंगल में आपने सारे एंगल प्रूव कर दिए और मतलब ये ट्रायंगल पीक्यूआर और एबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, ठीक है? पीक्यूआर और एसीबी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो बेटा इस कंडीशन में हम जानते हैं सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगे और सारे एंगल्स आप भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो हम इसको शॉर्ट में सीपीसीटी भी लिखते हैं। तो हम कहेंगे इन इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में होगा ये केस, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट
CPCT. And what is CPCT? We said C stand for corresponding, P stands for parts of, C अगर stand for congruent. ठीक है, सपोज आपने दो साइड्स और एक एंगल प्रूव, दो एंगल प्रूव कर दिए, तो बची हुई जो साइड होगी वो ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगी, वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, सो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इसी लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।